तो क्या है पहले सुन लो। बैकेलाइट ने आपने सुना भी होगा बैकेलाइट के शायद बारे में, और पता नहीं पर सुना है कि नहीं सुना है। बैकेलाइट जो आपने कुकर देखा होगा, कुकर का जो हैंडल होता है वो, हाँ वो बैकेलाइट से ही बनता है। आप शायद पता है, स्विच विच सब बनता है बैकेलाइट से, कंघी बनता है ना। तो बैकेलाइट, तो ये कौन सा बहुलक है या आपका बहुलक है क्या? इसका ये संघनन बहुलक है, संघनन बहुलक है। लेकिन ये बनता किससे है? बनता, ये जुड़ के बनाता क्या होता है निर्माण। तो ये फिनॉल हो गया, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। देखिएगा, फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से ये बैकेलाइट का क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, देखिएगा। अब ये एक्चुअल में फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया ये होता है ये। तो ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, और ये सॉरी ये फिनॉल हो गया, और ये हो गया आपका क्या, फॉर्मल्डिहाइड। अब ये दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, देखिए। ये देखिएगा ज़रा ध्यान से, आपने शायद देखा भी होगा। OH, और यहाँ हो गया, यदि हम फॉर्मल्डिहाइड को CH2O लिख दें तो कोई आपको आपत्ति हो तो बोलिएगा। नो सर। तो ये अटैक कर दिया, तो देता है ऑर्थो पोजीशन पे, 2 नंबर पोजीशन पे, और ये बना देता है, देखिएगा, ये बना देता है OH, और ये हो गया CH2OH। अब OH कहाँ से आया बोलो सर? H कहाँ से आ गया? H तो था नहीं, इसमें आया कहाँ से? तो यहाँ पर जब अटैक किया तो यहाँ से क्या निकाला? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किससे आके जुड़ा? इससे। तो NH2 एक बार ये ऑर्थो पे किया और दूसरे बार पैरा पे किया। तो पैरा पे करके, ये आप याद होगा, ऐसे करके कई बार बताया है। एक बार पैरा पे किया और पैरा पे बना दिया CH2 क्या, OH, है ना। यहाँ पर एक बार ये 2 हो गया, ये 2 इस पे बनाया, ये 2 है, इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इस साहब का नाम है, इसमें 2 हाइड्रोक्सी, 1 नहीं 2, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी लिख सकते हो, ऑर्थो है, ऑर्थो पोजीशन पे है ना, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी है ना, मिथाइल फिनॉल, मिथाइल फिनॉल ऐसा लिख सकते हो। और इसका नाम क्या लिख सकते हो? वही ऑर्थो की जगह क्या लिखें? पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा क्या, हाइड्रोक्सी क्या, मिथाइल फिनॉल। अब ये जो देख रहे हो ना, मिथाइल फिनॉल, ये जो देख रहे हो, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी, मिथाइल हाइड्रोक्सी, ये सब मिलकर एक जाल नुमा संरचना बनाता है, जिसको हम नोवेलेक करें, और उसी को हम कहते हैं क्या, बैकेलाइट। तो ये जाल नुमा संरचना इस तरह से हम दिखाते हैं हल्का हल्का, ऐसे करके ये इससे जुड़ेगा CH2 से, और H2O निकल जाए बाहर, फिर ये जो फिर बेंजीन बनाएगा इस तरह से, फिर ये वाला CH2 से जुड़ेगा, और फिर ये निकल जाएगा इस तरह से, जाल नुमा ऐसे करके बनाएगा। फिर यहाँ से हो गया ये बेंजीन, यहाँ से CH2 जुड़ेगा, फिर नीचे में एगो है ना, फिर ये इससे जुड़ेगा, या यहाँ से नहीं CH2, फिर यहाँ इस तरह से एक जाल नुमा बना लेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं हम लोग बैकेलाइट। तो बनाते नहीं है। अब फिलहाल क्या बोले, बैकेलाइट क्या है? संघनन बहुलक है। इसका एकलक क्या होता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होता है। ये तो जो है, अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग तो कुछ ना कुछ होगा ना। उपयोग क्या है? तो पहला है कंघी बनाने में, क्या बनाने में? कंघी बनाने में। दूसरा है स्विच, विद्युत स्विच बनाने में, विद्युत स्विच, विद्युत क्या स्विच बनाने में, क्या कोई दिक्कत है? तीसरा कुकर के या बर्तन के है में, कुकर ही नहीं, सस्पेन जो होता है, सॉसपेन जिसको कहते हैं, तो बर्तन के हैंडल बनाने में, या गियर में, गियर में भी प्लास्टिक होता है ना, इतना इतना छोटा, तो वो गियर जो है, गियर में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर से एक बार, यह क्या कौन सा बहुलक है? यह संघनन बहुलक है। इसका एकलक फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड है। और चलो हो गया, लिखो बैकेलाइट, यह संघनन बहुलक है, यह संघनन बहुलक है। इसका एकलक फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे एकलक इसका ये हो जाएगा, है ना, ये वाला। लेकिन चूंकि ये इससे बना है, इसलिए हम इसको लिख दिए डायरेक्ट। इसका एकलक क्या है?
हो गया? 2-4 घंटा लगाएगा क्या? लगाओ। हो गया? शुरू करें? बढ़े आगे? उपयोग लिखो। उपयोग लिखो। कंघी बनाने में, विद्युत स्विच बनाने में, स्विच बनाने में, 3 बर्तन के हैंडल बनाने में, बर्तन के हैंडल बनाने में, या लास्ट ऑफ ऑल गियर बनाने में। चलो शुरू करें आगे। ये आगे मिटना बंद हो गया, नहीं मिट, आसानी से मिट जाता था। चलिए आगे बढ़े। अब आगे हम लोग देखेंगे मैलेमीन। मैलेमीन फॉर्मल डिहाइड रेजिन। मैलेमीन फॉर्मल डिहाइड रेजिन, ठीक है, ये है लास्ट में ही है। मैलेमीन फॉर्मल डिहाइड रेजिन, मैलेमीन MEEL, फॉर्मल डिहाइड, और क्या हो बताओ? इस अब जितना भी सब संघनन ही है। ये कौन सा बहुलक है? या संघनन क्या बहुलक है? संघनन क्या बहुलक है? अब इसका एक कौन होता है? मैलेमीन, और दूसरा होता है कौन? फॉर्मल डिहाइड। फॉर्मल डिहाइड, देखो दोनों का फॉर्मूला। तो इसका तो जानते ही हो क्या होता है, CHO, और इसका होता है देखो ऐसे N, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया N, ये हो गया N, ये NH2। क्रॉकरी के निर्माण में, अब समझते हो क्रॉकरी मतलब क्या होता है? बर्तन का सेट, जो बर्तन होता है उसको हम कहते हैं क्या? क्रॉकरी। क्रॉकरी के क्या निर्माण में? दूसरे वाले ना टूटने वाले, ना टूटने वाले डिनर सेट, डिनर सेट बनाने में। डिनर सेट होता है ना, डिनर सेट नहीं, जिसमें बर्तन वर्तन सब रहता है, उसको क्या कहते हैं? डिनर सेट। तो ना टूटने वाले डिनर सेट बनाने में। तीसरा, ना टूटने वाले कप प्लेट बनाने में। बात वही है, लेकिन ना टूटने वाले कप, हाँ बाबू रे, नहीं गिरने से टूटेगा नहीं। अब तुम उसको ज़बरदस्ती तोड़ोगे तो टूटेगा नहीं, लेकिन गिरने होने से टूटेगा नहीं। कहाँ टूटता है? प्लास्टिक वाला जो तस्तरी आता है, प्लेट्स आता है, वो कहाँ गिरने से टूट जाता है, ठीक है। ना टूटने वाले कप प्लेट बनाने, या सजावट के सामान में, सजावट के सामान में इसका उपयोग किया जाता है ना। सजावट, झूमर उमर नहीं रहता है, झूमर है, या फिर जो जिसके अंदर बल्ब रहता है कि नहीं। तो चलो क्या बोले, मैलेमीन फॉर्मल डिहाइड रेजिन क्या है? कौन बहुलक है? संघनन बहुलक। इसका एक अलग कौन होता है? मैलेमीन और फॉर्मल डिहाइड। इसका उपयोग क्या है? क्रॉकरी के निर्माण में, न टूटने वाले डिनर सेट बनाने में, न टूटने वाले कप प्लेट बनाने, सजावट में। चलो हो गया। फिर से एक बार बोले, मैलेमीन फॉर्मल डिहाइड रेजिन क्या है? बोलो। संघनन बहुलक है। इसका एक अलग क्या होता है? मैलेमीन होता है,
और फॉर्मल्डिहाइड, ये मेलामीन है। ये क्या है? मेलामीन, मेलामीन। और ये क्या है? ये फॉर्मल्डिहाइड है। लिखो लिखो तो बोले, लिखो। यह संघनन बहुलक है, यह संघनन बहुलक है, यह संघनन बहुलक है। लिखा? लिखो। इसका एकलक क्या? मेलामीन तथा फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसका एकलक मेलामीन तथा फॉर्मल्डिहाइड होता है। चलो ये लिख लो जल्दी से। हो गया? चलो उपयोग। अच्छा एकदम रुक रहे हैं, एकदम रुक रहे हैं, जल्दी करो। हो गया? क्या बात, थक गए? घर जाओ। हाँ ठंडा ज़्यादा ना। क्या बोला? थक अभी हम थे, लेकिन थक गए। ठंडा ज़्यादा हो गया ना इसलिए। था 7 बजे, 6 बजे भगा देंगे सब लोग भाई। हम पढ़े माथा। चलो रे नूनू, लिखो। नट क्रॉकरी के निर्माण में, लिखो उपयोग। क्रॉकरी के निर्माण में, क्रॉकरी के निर्माण में। दूसरा लिखो, ना टूटने वाले डिनर सेट बनाने में, ना टूटने वाले डिनर सेट बनाने में, ना टूटने वाले क्या? डिनर सेट बनाने में। ठीक है? तीसरा क्या? ना टूटने वाले कप प्लेट बनाने में, ना टूटने वाले कप प्लेट बनाने में। और अंत में सजावट के सामान में, सजावट के क्या? सामान में। चलो अब लास्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करें। जैव बहुलक किसे कहते हैं? जैव बहुलक पागल उगल हो गए नहीं किरे हैं? उल्लू कहीं का आ देता हूँ, उसके बाद बनता हूँ। आज तो चलो हो गया। जैव बहुलक, जैव निम्निक, ऐसे तो इंग्लिश से भी लिखते हैं इसका नाम, हिंदी में मुश्किल होता है। बायोडिग्रेडेबल बहुलक, बायोडिग्रेडेबल बहुलक, डिग्रेडेबल बहुलक। बायोलॉजी वाले बच्चे तो जानते हो कि बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है? कुछ नहीं पढ़े तब ना पता चलता कुछ हो। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल बहुलक, या हिंदी में बोलते हैं जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण बहुलक। जी, निम्नीकरण बहुलक। बायोडिग्रेडेबल का मतलब नहीं समझते हो? एक होता है पदार्थ जो बायोडिग्रेडेबल होता है, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। समझा क्या बोले? जैसे कि मान लो ये सब क्या होता है, ये सब गल जाता है, अपघटित हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक हो गया, या फिर जो पॉलीथीन देखते हो, प्लास्टिक में ही सब आ जाता है।
पॉलीथीन हो गया, नायलॉन, सब प्लास्टिक आता है। पॉलीथीन और प्लास्टिक में क्या अंतर हो जाता है? तो पॉलीथीन जो है वो प्लास्टिक का एक रूप है ना। और प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे पॉलीथीन है, पीवीसी है, जितना भी ये क्या बोलते हैं प्लास्टिक सामान देखते हैं ना, सब उसके अंदर। वैसा बहुलक जो क्या एक निश्चित क्या समय अवधि में है ना अपघटित हो जाता है, उसे बायोडिग्रेडेबल बहुलक कहते हैं। और जो नहीं अपघटित होता है, फिर से सुने, वैसा बहुलक जो एक निश्चित समय अवधि में क्या अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज, जैसे उसको डिकम्पोज वो जो किए वो यदि वो सड़ गल गया तो बायोडिग्रेडेबल, और नहीं सड़ा गला तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब कोई पूछेगा कि आपसे पॉलीथीन क्या है, बोलो पीवीसी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। या फिर आपसे पूछे कि स्टार्च क्या है, स्टार्च बोलिए, स्टार्च नॉन बायोडिग्रेडेबल है कि बायोडिग्रेडेबल है। स्टार्च प्रोटीन क्या है, प्रोटीन गलता नहीं है, तब स्टार्च गलता नहीं है, सेलुलोज गलता नहीं है, सब गलता है। तो ये सब हो गया। लकड़ी को क्या जमीन के अंदर डाल दो, मिट्टी के अंदर, गलेगा नहीं, तो ये सब हो गया बायोडिग्रेडेबल। और प्लास्टिक को जमीन के अंदर डाल दो, 200 साल के बाद निकालो तो इसने रहेगा, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसीलिए ना जो यूज हो रहा है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है ना, उसको अब रोक लगाया जा रहा है और बायोडिग्रेडेबल को ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सब जो है, ये सब कौन सा बहुलक है, ये बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल। इसमें एक और आएगा पीएचबीवी, पीएचबीवी, जिससे पैकिंग नहीं करते, सामान पैक करते हैं, वो है पीएचबीवी। पॉलीथीन नहीं होता है, वो होता है पीएचबीवी। अब ये देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले समझ लो। तो पीएचबीवी का फुल फॉर्म होगा पीएचबीवी का, पहले पॉली इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में, हिंदी में लिख देते हैं पॉली, तुम जो बोलेगा उसका उल्टा लिखे, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पढ़ नहीं ना पाएगा इंग्लिश में लिख देंगे तो, हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटेरेट या ब्यूटायरेट, ब्यूटेरेट, और इसी में होता है बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी क्या, इसका होता है वेलेरेट, वेलेरेट। अब देखो दो चीज़ें हैं आपकी, तो आपने पीएचबीवी का फुल फॉर्म क्या किया, पी से पॉली, एस से हाइड्रोक्सी, वी से ब्यूटेरेट, वी से वेलेरेट, इसी का कहते हैं हम लोग क्या, पीएचबीवी। इसका जो एकलक या संग पहले तो जान लो, ये कौन सा बहुलक है, ये संगनन बहुलक। कौन सा बहुलक है, ये संगनन बहुलक है। भिन्न भिन्न इसमें एकलक जुड़ेंगे। अब देखो भिन्न भिन्न में कौन है, पहले ब्यूटेरेट है, ब्यूटारिक एसिड है, क्या नाम है उसका, बीटा हाइड्रोक्सी, इंग्लिश में लिख देते हैं यार, है ना, हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। फार्मूला क्या हुआ, पहले ब्यूटारिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो 4 को कार्बन, ब्यूटेन है ना, तो 4 कार्बन, तो क्या होगा CH3 CH हम खाली लिख रहे हैं, COOH, ये हो गया आपका ब्यूटारिक एसिड, या CH2 दे देंगे। तो अब यह कह रहा है बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा कार्बन, तो ये याद है आपको, हम बताए थे देखने के लिए प्रोटीन या एमिनो अम्ल में कि कैसे आप अल्फा कार्बन है, कैसे बीटा कार्बन है। तो समूह के बाद जो पहला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और दूसरा कार्बन को बीटा कहते हैं। क्यों बोलते हैं यार साथ में, शुरू में तो याद नहीं रहता है, बाद में फटफट करने लगते हो। और इसको कहते हैं गामा, ये आराम से चुपचाप बैठे रहो। तो बीटा हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया बीटा, ये बीटा पर है, बीटा पर OH हो गया, इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी। तो अब ये जो है इसका नाम है, ऐसे तो लिख सकते हो, इसका एक और नाम बीटा हाइड्रोक्सी, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक क्या एसिड, बोलो सर तो ब्यूटारिक एसिड, ये दोनों एक ही चीज़, ये IPSC नाम है, ये साधारण नाम है ना। और ब्यूटारिक से आया है क्या, ब्यूटेरेट। उसी तरह से ये एक और है इसमें यूज, और वो क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हिंदी में लिख देते, बीटा क्या हाइड्रोक्सी
ऑक्सी, यहाँ पर वैलेरेट है, इसका नाम होता है पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। अब देखो इसका कैसे हो गया, तो क्या हो गया, CH3, 5 गो कार्बन हुआ, CH2, CH, OH, CH2, C डबल क्या, OH, नाम हुआ इसका क्या, तो चूंकि बीटा कार्बन पर है OH, तो नाम हुआ बीटा हाइड्रो ऑक्सी। इसका पेंटेनोइक भी होता है, इसका वैलेरिक एसिड भी होता है, वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड से ही क्या बना है, वैलेरेट, ठीक है, इसका नाम होता है वैलेरिक एसिड। अब जरा समझिएगा, बीटा क्यों लिखे, क्योंकि ये कौन से कार्बन पे, दूसरा, तो बीटा हाइड्रोक्सी हो गया। यहाँ ब्यूटेनोइक एसिड है, यहाँ पर क्या नाम है इसका, वैलेरिक एसिड। ये दोनों किसका एकलक है, तो PHBB का। अब ये इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग 2 गो है। पहला तो ये सामग्री को पैकिंग करने, सामग्री समझते हो, सामग्री को पैकिंग करने में, जैसे फ्लिपकार्ट ये सब जो पैकिंग कर देता है, पैकिंग करने में। और दूसरा हड्डियों के क्या बनाने में, युक्ति बनाने में, हड्डियों के युक्ति डिवाइस बनाने में। जैसे हड्डी मान लो ये क्या है, कट गया, या फिर जो हड्डी में तुम नहीं डाल देते हो, जिससे रॉड डाल देते हो, रॉड तो नहीं, लेकिन वो हड्डी में मान लो ये क्या है, सही काम नहीं कर रहा है, तो उसमें किया जाता है। ये इसका फ़ायदा क्या होता है कि समय के साथ ये गल जाता है और आपको ठीक भी कर देता है, और वो ये गल भी जाता है। दूसरा जो ये लोहा यूज़ करेंगे, रॉड जो बोला, वो तो गलता सड़ता तो है नहीं, वो गलेगा सड़ेगा, क्यों नहीं होगा, जंग लगने लगेगा और उस नया बीमारी का एक घर हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोले, बायोडिग्रेडेबल बहुलक क्या है, तो वैसा बहुलक जो एक निश्चित समय अवधि में क्या होता है, अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, उसे कहते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल बहुलक। फिर से एक बार क्या बोले, वैसा चुप रहो नहीं है, वैसा बहुलक जो एक निश्चित समय अवधि में अपघटित हो जाता है, उसे बायोडिग्रेडेबल बहुलक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स ये हैं। फिर PHBB का पढ़े हम लोग, तो इसका क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी, या कौन सा बहुलक है, संघनन बहुलक है। इसका एकलक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक अम्ल और या एवं बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक या वैलेरिक अम्ल होता है, दोनों लिख दिए। इसका उपयोग है सामग्री को पैकिंग करने में और हड्डियों की युक्ति बनाने में। चलो लिखो, क्या बोले, लिखो, वैसा बहुलक जो एक निश्चित समय अवधि में, जो जैसे लिखना हो लिखे, मान खाली एक होना चाहिए। क्या बोले, वैसा बहुलक जो एक निश्चित समय अवधि में, अपघटित हो जाता है, उसे बायोडिग्रेडेबल बहुलक कहते हैं। उसे बायोडिग्रेडेबल बहुलक कहते हैं। उसे बायोडिग्रेडेबल बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिख लीजिए जल्दी। हो गया, लिखो, PHBB हेडिंग करो, PHBB हेडिंग करो, PHBB लिखो, PHBB लिख के डैश दे दो, फुल फॉर्म लिखे,
नहीं लिखे तो लिखो ना, तो देख इंतजार क्या चीज़ का कर रहे हो। PHVV का फुल फॉर्म लिखो। देखो यह संगणन बहुलक है, यह संगणन बहुलक है। इसका एकलक, इसका एकलक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक अम्ल लिखा हुआ है बोर्ड पर। बीटा हाइड्रोक्सी तथा बीटा हाइड्रोक्सी तथा बीटा हाइड्रोक्सी वैलिक अम्ल है। बीटा हाइड्रोक्सी क्या वैलिक, यहाँ लिखा हुआ है वैलेरिक अम्ल है। वैलेरिक अम्ल को ही पेंटेनोइक अम्ल भी कहते हैं, या उल्टा बोल सकते हो, पेंटेनोइक अम्ल को ही हम लोग क्या है वैलेरिक अम्ल कहते हैं। लिख लो, लिखना है तो लिखो। हो गया, फॉर्मूला ले लिखे, याद हो लिखो ना। तो बराती में आया क्या, सब कुछ बोलेंगे तब करेगा। हो गया, उपयोग लिखो, लिखो लिखो। उपयोग सामग्री को पैकिंग करने में, सामग्री को पैकिंग करने में, सामग्री को पैकिंग क्या करने में। और दूसरा हड्डियों के युक्ति बनाने में, हड्डियों के युक्ति बनाने में। चलो हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में लाइफ। आपके रोजमर्रा के जीवन में केमिस्ट्री का क्या महत्व है? तो शुरू से अंत तक आपने केमिस्ट्री से ही सारा बोर है ना। आप क्या है, शुरू सुबह में साबुन यूज करते हो, केमिस्ट्री है ना। उसके नहाते हो, केमिस्ट्री है। तेल लगाते हो, केमिस्ट्री है। देखते हैं फिलहाल। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे औषध किसे कहते हैं, दवाई। तो पूछेगा औषधि क्या है, ड्रग। फ्रेंच सब ड्रग से लिया गया है इसको, फ्रांस। ड्रग किसे कहते हैं? अब ड्रग का बताइए। तो वैसा रासायनिक पदार्थ हमारे रोगों या दर्द को दूर कर देता है, समाप्त कर देता है, उसे हम लोग औषध कहते हैं, यही ना। या सॉरी, दर्द के जगह रोग बोल दो। वैसा रासायनिक पदार्थ जो रोगों को दूर करता है उसे औषध कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोले? वैसा पदार्थ जो रोगों को दूर करता है
जो रोगों को दूर करता है उसे औषध कहते हैं, है ना। औषध कहाँ से है? फ्रेंच शब्द है और ड्रग, जिसका मतलब होता है हर्ब्स, हर्ब। हर्ब हर्ब का मतलब ये जो क्या बोलते हैं, शुष्क साग जिसको कहते हो, ट्राई हर्ब इसको कहते हैं। शुष्क शुष्क साग, साग जैसे होता साग है ना, अब बोलते हैं हम लोग साग हैं, तो वही साग मतलब सूखा हुआ क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे पत्ती, उसी को कहते हैं हम लोग औषध। तो औषध क्या हो गया, कहते हैं रासायनिक पदार्थ जो 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 रोगों को क्या करता है, दूर करता है, या फिर वैसा पदार्थ जिसका उपयोग रोगों को दूर करने में, अच्छा परिभाषा हुआ ये नहीं। जैसे एग्जाम्पल पैरासीटामोल, पैरासीटामोल है ना, बुखार में उनका माथा दर्द होता है तो यूज करते हैं ना। एंटीबायोटिक में सब यूज करते हैं, जैसे जो गांजा चरस भांग सब पीता वो सभी तो औषध है, वो सभी दवाई है, मात्रा बढ़ा देता है, इसलिए वो दवाई से नशा हो जाता है। तो औषध किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक पदार्थ जो दर्द जिसका उपयोग दर्द रोगों को क्या है, दूर कर, लिखो लिखो लिखो, वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग है ना, क्या बोले, रोगों को दूर करने के लिए वैसा क्या, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग क्या रोगों को दूर करने में किया जाता है, वैसा पदार्थ जिसका उपयोग रोगों को दूर करने में किया जाता है, उसे औषध कहते हैं, उसे औषध कहते हैं। हो गया? एग्जाम्पल लिखो, जल्दी 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 लिखो। उसे औषध कहते हैं। हो गया? चलिए, अब इसी में एक आएगा क्वेश्चन, मतलब अब यही आएगा कि भैया ज्वारनाशी का उदाहरण बोलो या पैरासीटामोल है क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए, ज्वारनाशी इंग्लिश में कहते हैं एंटीपायरेटिक, न रे, एंटीपायरेटिक्स, पायरेटिक्स, ठीक है। एंटी क्या? पायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स। तो एंटीपायरेटिक्स किसको कहते हैं? पायरेटिक्स, पायरेटिक्स नहीं, पायरेटिक्स। तो ज्वारनाशी किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग उच्च ज्वर को कम करने में किया जाता है, उसे ज्वारनाशी कहते हैं। फिर से एक बार, बुखार को जो कम करता है उसको क्या कहते हैं? लोकल भाषा में ऐसे बोलो, जो बुखार को क्या करता है, कम करता है, उसे हम लोग ज्वारनाशी, ज्वर मतलब बुखार ही होता है ना। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग ज्वर को, उच्च ज्वर मतलब बुखार तो हमको वार्म ब्लड समझता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? ज्वारनाशी, एंटीपायरेटिक। याद रखिए, पूछेगा निम्न में एंटीपायरेटिक है, ऐसे पूछेगा, है ना। निम्न में ये नहीं पूछेगा ज्वारनाशी है, लिखेगा निम्न में एंटीपायरेटिक है, ऐसे पूछेगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है इसका। तो क्या बोले? वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वर को, उच्च, इसका उपयोग क्या है? पैरासीटामोल, एस्प्रिन, नाम सुने हो कभी? हाँ, एस्प्रिन, और भी जो दवाई है। उसके बाद ज्वारनाशी किससे? वैसा रासायनिक पदार्थ जो उच्च ज्वर, जिसका परिचय ज्वर को क्या कम करने में किया जाता है, उससे ज्वारनाशी कहते हैं। बुखार तेज हो गया, पैरासीटामोल खा लेते हैं। अभी कोरोना का समय है, तो कोरोना का समय में क्या बहुत आदमी क्या करता है, पैरासीटामोल खा लेता है, जाके कहीं चला जाता है। तो पैरासीटामोल खाने के बाद उसका बुखार कम हो जाता है, कोई पकड़ भी नहीं पाता है कोरोना है उसको। ये बड़ा आसान तरीका हो जाता है, कोरोना नहीं इससे नहीं पकड़ना।
बुखार कम हो जाता है तो ऐसे ही है ना, हो गया बुखार। अब सर्दी खांसी है, बुखार नहीं, तो लोग तो सोचते हैं ऐसे नॉर्मल है। अब सर्दी खांसी भी रहेगा, बुखार भी रहेगा, गला दर्द करेगा, तब ना जाके कोरोना है। तो वो पैरासीटामोल खा लेता है, बुखार उसका कम हो जाता है। कोई नहीं पकड़ पाता है उसका कि वो क्या है बुखार, मतलब उसको कोरोना हो चुका है। तो क्या बोले, ज्वरनाशी किसे कहते हैं, बोलो। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वर को क्या कम करने में किया जाता है, उसे ज्वर नाशी कहते हैं। लिखो अभी, लिखो वैसा, लिखो वैसा रासायनिक पदार्थ। बस अब यही है, एक एक लाइन यहाँ पढ़ते चलो। वैसा रासायनिक पदार्थ, अब उसका स्ट्रक्चर बनाने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर क्या बोले, वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा प्रयोग, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वर को कम करने में, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वर को कम करने में किया जाता है, उच्च ज्वर को कम करने में किया जाता है, उसे क्या, उससे ज्वर नाशी कहते हैं। एस्पिरिन जो है खाली पेट में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन से क्या होता है कि खाली पेट में खाओगे तो आपका जो पेट है, आमाशय, उससे रक्त स्राव होने लगता है और अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है। इसलिए ऐसे भी दवाई खाली पेट में नहीं खाना चाहिए, ना खाता है। कुछ गैस का दवाई भले खा लेता है, वो खाली पेट में ही खाएगा, नहीं तो गैस निकलेगा कैसे। तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग नहीं होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग ड्रग है, मतलब स्ट्रॉन्ग औषधि, मतलब स्ट्रॉन्ग ड्रग का मतलब हो गया काफ़ी कड़ा, है ना। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।